नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित सिविल सेवा दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में पधारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, सिविल सेवकों एवं गणमान्य जनों का हृदय से स्वागत है। आज के आयोजन के मुख्य वक्ता और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार के सम्माननीय सदस्य मानव संसाधन आदरणीय डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम का मध्य प्रदेश की धरती पर अंतर्मन से अभिनंदन है। प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में अपनी वर्चुअल उपस्थिति से आज के आयोजन की गरिमा में अभिवृद्धि करने वाले सभी सिविल सेवकों का भी मैं राज्य शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक वंदे मातरम के साथ संस्कृति विभाग द्वारा हार्मनी ग्रुप के माध्यम से संयोजित सुरों में घुलकर आइए अपने स्थान पर खड़े हों और उमंग उल्लास के साथ गाएं वंदे मातरम। धन्यवाद। अब मैं मंचासीन अतिथिगण से सादर अनुरोध करूंगा कि सिविल सेवा दिवस के शुभ अवसर पर नई सुबह, नई ऊर्जा, नई आशा, नए संकल्प और नए विश्वास के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को ज्योतिर्मय करने का कष्ट करें। माननीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर बालासुब्रमण्यम एवं मुख्य सचिव महोदय दीप प्रज्वलन करते हुए, दीप बन जलते रहें, पुष्प बन खिलते रहें, लोक मंगल के लिए चलते रहें, यही भावना आज इस दीप प्रज्वलन की। अब मैं आदरणीय श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, महानिदेशक आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, सदस्य कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय सभी का संपूर्ण सदन की ओर से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पारदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा, लीडरशिप, टीम वर्क, संवेदनशीलता, जवाबदेहिता, अनामिता, धैर्य और त्वरित निर्णय क्षमता जैसे जीवन मूल्य हमारी सिविल सेवाओं की आन बान शान, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक हैं। इन जीवंत गुणों को जीते हुए संभव नहीं है। इसलिए हमने इस बार के सिविल सर्विस डे में
उसको बढ़ाने की चेष्टा की है, सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। और इसीलिए हम इस हॉल में तो हैं ही हैं। वो पुराना हॉल जिसमें हम किया करते थे वो अलग से भरा हुआ है वर्चुअल मोड में, और पूरे जिलों में हमारे तमाम अधिकारी अलग अलग विभागों के अलग अलग लेवल्स के आपके साथ जुड़े हुए थे। मेरा काम मात्र स्वागत उद्बोधन का है, बट मैं एक दो छोटी सी बातें इस अवसर का लाभ लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि सामान्यतः कठिनाइयों का समय जब निकल जाता है और सामान्य समय वापस आ जाता है तो हम उन चुनौतियों और कठिनाइयों को भूल जाते हैं, रोजमर्रा के काम में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। आप सब स्मरण करें, पिछले साल अप्रैल में इसी समय हम किन परिस्थितियों से जूझ रहे थे। पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश कोरोना की लड़ाई में के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। और आपको ध्यान होगा कि पहली बार इस देश में इतने सालों में हवाई जहाज के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के माध्यम से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, रेलवेज के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, और वो ट्रांसपोर्ट भी पूरा का पूरा टैंकर एयरपोर्ट पर जाता था और उसको लोड किया जाता था और इधर उधर उसको जहां जरूरत है भेजा जाता था। उन तमाम मुश्किलों के बीच में से गुजर के अगर हम सफलतापूर्ण निकले हैं तो उसमें आपके कुशल नेतृत्व में इन समस्त लोक सेवकों ने जो आज उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, इन सब की मेहनत और परिश्रम की ही वजह है कि आज हम सब पुनः एक सामान्य दौर में आए हैं और फिर से अपनी रूटीन के जो कामों को रूटीन की तरह करना हमने शुरू किया है। इसलिए इस अवसर पर मैं अपने तमाम साथियों के प्रति, आपके प्रति, जो यहाँ उपस्थित हैं या जो किसी कारणों से हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इन 2 वर्ष के कठिन समय में लोक सेवा का प्रशासनिक मुखिया होने का सौभाग्य मिला। और मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है और बहुत गर्व भी है कि मेरे इन्हीं सहयोगियों ने इस 2 वर्ष के कार्यकाल को सरकार के सफलतम कार्यकालों में से एक बनाया है। ये सही है कि हम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और उसका ये कदाचित अर्थ नहीं है कि हम अपनी दृढ़ता में, अपने संकल्प में, अपनी निष्ठा में, अपने समर्पण में किसी भी और से कम है। हमारा दायित्व, हमारा संकल्प, हमारा आत्मविश्वास कठिन से कठिन समय में भी कभी नहीं डगमगाया है। मैं जो कुछ भी पिछले 2 वर्षों में आप सबके सहयोग के साथ संभव हो सका, उसके प्रमाण के स्वरूप नहीं, परंतु सिर्फ आपको ये स्मरण कराने के लिए कि हमने उस दौर में क्या कुछ किया, उसे रेखांकित करने के लिए हमने पिछले 2-3 दिनों में एक छोटी सी फिल्म बनाने की कोशिश की थी। ये कोई प्रमाण नहीं है कि हमने अपनी दक्षता को दिखाया या हमने कोई कुछ प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं, बट हम सबको बार बार अपने आप को ये स्मरण कराना पड़ता है कि हम वो सब मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमसे अपेक्षित है। आपकी अनुमति से सर इसके बाद हम वो छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम का भी बहुत आभारी हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने यहाँ आने की अपनी सहमति व्यक्त की और इस ओपनिंग कार्यक्रम के बाद वो हम सबको मुखातिब होंगे और पब्लिक सर्विसेज के फ्यूचर और आज की तारीख में हमारा क्या
हमारी अपेक्षाएं हैं और दायित्व हैं उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मैं पुनः एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि 1947 21 अप्रैल को सरदार पटेल ने जो कहा था, जो अपेक्षाओं और दायित्वों की बात हमसे की थी, हमने सब ने मिलकर उन्हें पिछले 2 वर्षों में पूरा करके दिखाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। आपका एक एक शब्द कर्तव्य परायणता का सशक्त हस्ताक्षर है। देवियों और सज्जनों, विगत 2 वर्षों में मध्य प्रदेश के हजारों सिविल सेवकों ने संकट के समय दिन रात एक कर जनता की सेवा में जिस प्रकार समर्पण भाव के साथ काम किया है, वो निश्चय ही मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया है। मध्य प्रदेश के कर्म योगियों के इसी जोश, जुनून और जज्बे की कहानी आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश जनसंपर्क द्वारा निर्मित इस वीडियो फिल्म की जुबानी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऐसी ही शूरमा है हमारी मध्य प्रदेश सरकार और इसके कर्मठ लोक सेवक। पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, उस मुश्किल समय में भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार एवं इसके लोक सेवक अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। कई मौके तो ऐसे भी आए जहां इन्हें अपने प्राण तक दांव पर लगाने पड़े, लेकिन ये तब भी नहीं रुके और न ही प्रदेश की प्रगति रुकने दी। जब कोविड महामारी आई और प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य एक बेहद मुश्किल चुनौती बन गया, तब स्वास्थ्य विभाग के हर अधिकारी कर्मचारी ने दिन रात एक कर दिया। लगातार 12-12 घंटे हम लोग पीपीई पहने रहा करते थे। संक्रमण के दौरान हम अपने परिवार से भी दूर रहते थे ताकि उनको संक्रमण न हो सके। महामारी के दौरान हमने देश और लोगों की सेवा पूरी लगन के साथ की। उस वक्त भी इन स्वास्थ्य रक्षकों ने खुद की परवाह किए बिना प्रदेश में न तो ऑक्सीजन की कमी होने दी, न बेड्स की और न ही आवश्यक दवाओं की, और टीकाकरण में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की। जब सारी दुनिया घरों में कैद होकर रह गई थी, उस समय गरीब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से उन्होंने गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की। उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों से अनाज का एक एक दाना खरीदते हुए प्रदेश में अन्न उपार्जन का रिकॉर्ड स्थापित किया। फील्ड में भी अपनी समस्याएं थी। जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल उपलब्ध नहीं था कि मार्केट में सारी की सारी दुकानें बंद थी। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उपार्जन कराया गया। प्रदेश के शहरों और गांवों को स्वच्छ रखना एक बड़ी चुनौती है। महामारी के समय में भी न सिर्फ स्वच्छता बनाए रखी, बल्कि इंदौर के लगातार चौथी और 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर बनने का खिताब बरकरार रखा। आज प्रदेश के अधिकांश नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल करते हुए पिछले 2 वर्षों से देश का तीसरा सबसे स्वच्छ प्रदेश बना हुआ है। हमने सभी शासकीय कर्मचारी हमारे स्टाफ को साथ में लेकर और कैसे कार्य सस्टेनेबल रहे, उसमें सभी शासकीय योजनाओं से हमारे सफाई मित्रों को जोड़कर कार्य किया है। कोविड महामारी को देखते हुए पिछले 2 सालों में स्कूल और कॉलेज बंद थे, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मठ अधिकारियों एवं शिक्षकों ने रेडियो, टीवी और स्मार्टफोन जैसे विभिन्न माध्यमों से बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं होने दिया और प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। उस समय हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि मेरे सभी 11,000 बच्चों की पढ़ाई किस तरह जारी रखी जा सके। हमने व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया। इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने हमारे बच्चों की शिक्षा को निरंतर जारी रखा। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना हर प्रदेश के लिए चुनौती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सुरक्षा के इन प्रहरियों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूरी दृढ़ता से निभाया है। महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना एवं अपने परिवार से कई दिन तक दूर रहते हुए भी कानून व्यवस्था को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज मध्य प्रदेश प्रशासन माफियाओं पर लगातार नकेल कस रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस अपने शौर्य और कुशल प्रबंधन का उदाहरण लगातार प्रस्तुत कर रही है।
ये सौभाग्य का विषय है कि हमें वर्दी मिली है और लोगों की सेवा करने का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। प्रदेश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने और सरकार की सेवाओं को आम जन तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाने की कोशिशों से आज जमीनों के नामांतरण एवं डायवर्सन जैसे कार्य आसानी से हो रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के सभी 52 जिलों में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक संचालित है। वर्ष 2023 तक योजना समाप्ति का लक्ष्य लिए मध्य प्रदेश इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाले पायलट प्रदेशों में शामिल है। कर्मचारियों ने आपदा का सटीक विश्लेषण किया, लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने एवं टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। कोरोना काल में निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई जारी रखी और लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के बिल माफ कराए। चुनौतियों के बाद भी प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लक्ष्य को हासिल किया। लोक सेवकों की इस कर्तव्य परायणता, कुशल प्रबंधन, अमिट शौर्य और अटूट निष्ठा को मध्य प्रदेश प्रणाम करता है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। बिगड़ों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप सबने हृदय के हर तार को झंकृत कर देने वाली इस मर्म स्पर्शी वीडियो फिल्म का अवलोकन किया। देवियों और सज्जनों, अब हम सबको मार्गदर्शन देने पधार रहे हैं वो जिनके प्राण मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में बसते हैं, वो जो आम आदमी के दुख में दुखी होते और उनके सुख में हंसते हैं, वो जो गरीबों का असली दर्द महसूस कर योजनाएं बनाते हैं, वो जो सज्जनों पर फूल बरसाते और दुर्जनों पर वज्र चलाते हैं, वो जो अग्रणी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना बुनते हैं, वो जो हमेशा विकास, जन कल्याण और सुराज को चुनते हैं। आइए हम सब ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं। मैं प्रदेश के लाखों सिविल सेवकों की ओर से परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे बीच में हमारे आग्रह पर उपस्थित कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य आदरणीय श्रीमान डॉक्टर बालासुब्रमण्यम जी, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया इकबाल सिंह बैस जी, इस सभा कक्ष में और पूरे प्रदेश में हमसे जुड़े हुए सभी लोक सेवक बहनों और भाइयों, सिविल सर्विस डे पर सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। अभी मुख्य सचिव ने बोलते हुए भी बताया और हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा कि जब भी चुनौती सामने आई हम डरे नहीं, घबराए नहीं, घर बैठे नहीं, बल्कि जनता के कल्याण के लिए अपने आप को दांव पे लगाकर भी हमने काम किया। आज प्रदेश को हम जहां देख रहे हैं, मैं केवल आज की बात नहीं कर रहा, देश की आजादी के बाद से, मध्य प्रदेश के गठन के बाद से, 1956 के बाद से मध्य प्रदेश ने प्रगति और विकास की कई मंजिलें तय की हैं और उन मंजिलों को तय कराने में चुने हुए नेतृत्व का अपना महत्व है। लेकिन सरकार नीतियां तय करती है, कार्यक्रम बनाती है, योजनाएं बनाती है, उनको जमीन पे क्रियान्वित करके मध्य प्रदेश को हमने बीमारू राज्य से विकासशील बनाते हुए विकसित राज्यों की बात में आज ले जाके खड़ा कर दिया है।
और इसमें जिन जिन का योगदान है, जो आज यहां नहीं है या इस संसार में भी नहीं है, आज मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। अब मेरा और आपका रिश्ता भी बहुत वर्षों का हो गया है। कई बार लगता है कि जब मुख्य सचिव थे तब मेरे साथ काम करना शुरू किया था मुख्य सचिव ने, और थोड़े दिनों में रिटायर भी हो जाएंगे। लेकिन लोक सेवकों के साथ काम करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव है। पहले 15 साल विधायक सांसद के रूप में लोक सेवकों के साथ ही काम किया, और 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में आपके साथ काम कर रहा हूं। मैं आज खुले मन से गर्व के साथ और प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की इस टीम पे मुझे गर्व है। ये मैं खुश करने के लिए कभी नहीं कहता, आप जानते हैं। लेकिन मुझे याद आता, मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिमाग में जुनून था, इकबाल सिंह जी बैठे हैं, मेरे दिमाग में बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक बेटी बोझ से बर्दाश्त नहीं बनेगी तब तक लोग सेक्स रेशियो में जो विषमता हम देख रहे थे, बेटी को आने नहीं देते लोग। मैं यहां बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मानसिकता अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों में, मध्य प्रदेश के भी बड़े हिस्से में थी। मैंने कहा, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इकबाल जी, अनुराग जैन थे, मैंने कहा एक ऐसी योजना बनानी है। अब पहले जब कहा तो लगा कि ऐसी योजना कोई बन सकती है क्या, जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। हम उसके विस्तार में नहीं जाते, कई किंतु परंतु लगे, वित्त मंत्री जी की भी नाव और पैसे का इतना इन्वॉल्वमेंट, वो सारी कहानी नहीं सुना। लेकिन इसी टीम के बल पे हमने लाडली लक्ष्मी बेटियां बनाई, और आज 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उस योजना का हर एक राज्य ने अनुसरण किया लगभग, कोई भाग्य लक्ष्मी के नाम से, कोई और किसी नाम से। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण जो दिमाग में, मेरे तो दिमाग में आएंगे। मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने का मामला आता है तो फिर सिविल सर्विस के अधिकारी ही करते हैं। आप में से कई को याद होगा पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। अब प्रारंभ में यह विचार आया कि कोई सिटीजन चार्टर तो है, लेकिन उसमें जो अधिकार दिए गए हैं अगर वो निश्चित समय सीमा पर ना मिले तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। अब हमारी टीम ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोचा कि इसको कानून बना दे। नानुकुर थोड़ी बहुत किंतु परंतु के बाद पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया मध्य प्रदेश में, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया। आप सब जानते हैं। और बाद में मुझे लगता है हर एक राज्य ने अपनाया कि जनता को देने वाली जो सेवाएं इतने दिन में जो अधिकारी तय है उन्हें नहीं दी तो फिर उन पर जुर्माना लगेगा, और वो हरजाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको दे दिया जाएगा। एक नहीं है, मैं कोई योजना नहीं गिरा रहा, हमारे दिमाग में जनता के बीच से आइडिया आ जाते हैं, आइडियाज आपके दिमाग में भी आते हैं, हम लोग शेयर करते हैं, और शेयर करके एक योजना के रूप में जनता को लाभान्वित करके कई बार लोगों की जिंदगी बदल देते हैं, देश की राह बदल देते हैं। और मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब जब जो सोचा, मिलकर हम लोगों ने विचार किया, योजना बनाई और क्रियान्वित कर दिया। अब कोविड के काल की बात मुख्य सचिव कह रहे थे, भयानक दौर था, और मैं भी
23 मार्च को मैंने शपथ ली थी और 24 को लॉकडाउन लग गया। अब वैसी कठिन परिस्थितियों में हमारे लोक सेवकों ने जो काम किया वो अद्भुत है सचमुच में। कई हमारे बीच में नहीं रहे, कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। हमारे पुलिस के मित्र काम करते करते चौराहों पे लोग घबराते थे, निकलते नहीं थे, छूते नहीं थे एक दूसरे को। हमने अपने पुलिस अधिकारी शहीद होते देखे, नर्स डॉक्टर संक्रमित हुए, रेवेन्यू के हमारे अधिकारी संक्रमित हुए, और यहां बैठी टीम में से भी कई अफसर संक्रमित हो गए, लेकिन बावजूद उसके अस्पताल का बिस्तर हो या घर का बिस्तर हो, वहां से काम करते रहे। और वो भयानक दौर जब देखते तो कई बार तो सर हम में से कई लोग 8-8 दिन सोए नहीं थे। कहीं से भी ट्वीट आ जाता था बस 1 घंटे की बची है ऑक्सीजन, इतने लोगों की जान संकट में। अब हम लोग विचार करते थे करेंगे, तब यहीं से आइडिया आता था कैसे ऑक्सीजन के खाली टैंकर चले जाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ जाए। टैंकर के ड्राइवर तक से बात करते थे, पूरी टीम लग गई थी। इस कठिन दौर में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो इस दुनिया से चले गए, उनके चरणों में भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन सुधार की गुंजाइश सदैव है। सोच विचार क्षमता सबकी एक समान नहीं होती, मुंडे मुंडे मंदिर भिन्ना, काम करने की स्टाइल में अंतर होता है। केमिस्ट्री बिल्डिंग कमीशन के सदस्य बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, सचमुच में अद्भुत नेता है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है इतनी सब दिशाओं में कैसे सोचते हैं। अब मिशन कर्मयोगी उन्होंने शुरू किया, आप कर्मयोगी हैं। अच्छा एक बात पक्की है, कह रहे अगर चाहते तो प्राइवेट कंपनी अच्छे आपको पैकेज दे सकती थी, लेकिन एक बात हम सबके दिल और दिमाग में है भी और रहनी भी चाहिए कि सिविल सर्विस केवल कैरियर नहीं है, ये तो देश के निर्माण का अभियान है, ये जनता की सेवा का अभियान है। पैसा कहीं और से भी मिल सकता था, ज्यादा पैसा मिल सकता था, विदेशों में सेवा कर सकते थे, लेकिन ये रास्ता अगर हमने चुना है, हम किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, सेवा का रास्ता, तो हमने केवल कैरियर के लिए नहीं चुना। जो दायित्व हमारे ऊपर है उसका बेहतर निर्वाह करते हुए जनता की सेवा करने के लिए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए तय किया है। इसलिए एक बात जो मुझे भी सदैव उद्वेलित करती है कि और बेहतर कैसे और अच्छा कैसे। अब जब भी प्रधानमंत्री जी से बात होती, मैंने एक दिन बात करते करते कहा कि इस बार गेहूं की खरीदी कम होगी क्योंकि मंडियों में रेट अच्छे हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा एक्सपोर्ट की संभावनाएं तलाश। ये मौका है भारत का गेहूं दुनिया में स्थान बना सकता है। बात गर्मियों की आई तो सरोवर अभियान, 75 तालाब अमृत आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मिलेट्स मिशन हो, प्राकृतिक खेती हो, आइडियाज के भंडार है। और मुझे भी एक कहते हुए गर्व है कि जब मैं अपने अधिकारी मित्रों से आइडियाज शेयर करता हूं तो हम रास्ता निकालते हैं कैसे हम योजना बनाए, कैसे हम इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। लंबा अनुभव है, कई के साथ काम करते करते, कई नए मित्र आए हैं।
एक हम सदैव ध्यान रखें कि हम जैसा कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं, कैपेसिटी है, क्षमता है। मैं तो बाला सुब्रमण्यम जी से कहूंगा कि हम लोग भी ट्रेनिंग हमारी होती है, क्योंकि समय के बढ़ते के साथ टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें लगातार नई आती जाती है, इसलिए खुद को अपग्रेड करने की और दक्ष करने की सदैव जरूरत है। और दक्ष करना तो दो ही तरीके, एक हम ट्रेनिंग लें, और कैसे बेहतर हो सकती है बाला साहब से मिलकर हम लोग और तय करेंगे, और दूसरे हम खुद अपने आप को कैसे बेहतर और बना सकते हैं। देखिए मेरी मान्यता है कि व्यक्ति जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। मैं खुद भी ये प्रयोग करता हूं लगातार। सवेरे उठ के ही मैं रात को सोते समय सोचता हूं कल और क्या, आज चूक क्या हो गई, कमी क्या रह गई, काम कौन से रह गए, और सवेरे मैं वेट करता हूं कि मैं कहीं जल्दी तो फोन पे बात नहीं कर रहा। कई बार मुझे, मैं दया शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो होता है कि नहीं कहेंगे लोग सवेरे फिर सीएम का फोन आ गया, और कुछ लोग तो मुझसे बहुत प्रताड़ित रहे, सवेरे सवेरे उठा ठोक दिया फोन, ये नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ। अब आज जैसे कोविड का सुना मैंने, सुलेमान को फिर चमका दिया कि फिर बढ़ रहा है। लेकिन पहले से तय कर लेता हूं मैं कि सप्ताह में क्या करना, महीने में क्या करना है, आज कितना हुआ, कल क्या करना है। और बात करते करते मैं सोचता रहता हूं, एक क्षण भी चैन नहीं आता, बेचैनी रहती है कि ये और हो गया, ये रह गया, ये कैसे नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो भी ड्यूटी कर्तव्य, अलग अलग विभाग के मित्र यहां बैठे हैं, अपने आप में सुधार की गुंजाइश और मैं कैसे कर सकता हूं, और अपने काम की प्लानिंग चाहिए। अब आप लोग बनाते भी है पूरा के 3 महीने में क्या करोगे और 6 महीने में क्या करोगे, लेकिन उसको और कैसे हम बेहतर सोच सकते हैं, कर सकते हैं। मैं एक गीता का श्लोक आपको सुनाता हूं जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण अर्जुन ने पूछे भगवान श्री कृष्ण से कि अच्छा कार्यकर्ता को क्या, अच्छा काम का कार्यकर्ता का मतलब केवल राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं, जो भी काम करने वाला है। उन्होंने गीता में कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा करता सात्विक उचित है। मुक्त संगो मतलब जो पूर्वाग्रह से दूर, पहले से माइंडसेट बना लिया और मैं तो दूसरी बात सुनूंगा ही नहीं, उसके बजाय खुले दिमाग, बेहतर फैसला करने वाला। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य। कई बार इस सर्विस में अगर आ गए तो पद पे आके लोगों को बदलते हुए भी देर नहीं लगती, ये भी हमने देखा है। और अंग्रेजों के जमाने का जो माइंडसेट था वो बिल्कुल अलग था सिविल सर्विसेज के बारे में। उनको तो शासन करना था और इसलिए जनता से ज्यादा कनेक्ट हो ही मत, वफादारी शासन के लिए केवल वो डिस्कनेक्ट करते थे। लेकिन आज जमाना कनेक्ट का है। हम अगर हैं तो लोगों के लिए है, देश के लिए। अहंकार शून्य, घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ उदाहरण हमने ऐसे भी देखे कि नीचे देखते नहीं है, ऊपर ही आसमान नहीं देखते, नीचे वाले फिर बहुत छोटे लगते हैं। और धृति के मतलब धैर्य, जिसका उदाहरण अभी मुख्य सचिव दे रहे थे कोविड में, और वो जो पंक्तियां भी थी, घबराते नहीं, हार भी नहीं मानते। अब सिविल सर्विसेज में कई मौके ऐसे आते हैं जब आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। एक बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार, तीसरी बार। अब दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे मिलते ही हम उत्साह से भर जाते हैं,
और बेहतर करने की इच्छा होती है, वो जीवंत कर देते हैं लोगों को और ताकत पैदा कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कहां लगे हो चक्कर में, ये इंडिया सुधर ही नहीं सकता, तुम अकेले सुधार दोगे क्या, अरे जितना हो सकता बस उतना ही करो। वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसको और मुर्दा कर दे, सारा उत्साह खत्म कर दे। लेकिन कृष्ण कहते हैं उत्साह तो भरे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब कोविड से भी लड़े तो मन से लड़े और जीते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आशा मेरा ये है कि हमेशा आप अगर निरुत्साहित हो गए तो फिर देश खड़ा ही नहीं हो सकता। और इससे चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक नेतृत्व हो, और चाहे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत काम करने वाले हम लोक सेवक हो, हमको निराश होने का कोई हक नहीं है। उत्साह से भरे रहे और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, मतलब सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोशिश की, कई बार परिणाम अपने ऊपर डिपेंड थोड़ी रहता है, फिर कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। सफलता और असफलता में भी समान, कोशिश की और सफलता नहीं मिली तो भी बहुत निराशा। उत्साह से भरे रहे हम हमेशा, आशावादी, विश्वास से भरे हुए, तो सफलता मिलती है। आखिर मध्य प्रदेश यहां पहुंचाया, कई तरह की योजनाओं का आपने जिक्र किया, हम लोगों ने पहुंचाया, और बेहतर कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश है, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं, संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है। और सवेरे कल ही संजय से बात हुई तो कहने लगे रैंक ज्यादा दिलवाद हुआ। तो छोटी सी एक कहानी और आपको सुनाता हूं। काम करने के पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण के लिए कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। वहीं से एक साधु निकले, गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे, काम करने वाले मजदूरों का पसीना बह रहा था। तो बाबा ठिठक के रुके और एक मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया मजदूर का। ले आग फूटी है, दिखाई नहीं देता? मेरी किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो। बाबा ने कुछ नहीं कहा, थोड़े से आगे बढ़े, वहां दूसरा मजदूर, उससे पूछा क्या कर रहे हो? वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे तो पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। पास में तीसरा मजदूर था, उससे भी पूछा क्या कर रहे हो? तो उसका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसने कहा बाबा देख नहीं रहे, सामने मंदिर बन रहा है, और भगवान का जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर का निर्माण करने के लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे हाथ से तोड़े हुए पत्थर इस मंदिर में लगे। अब काम था एक, दृष्टिकोण थे तीन। किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और तीसरा था कि मेरा सौभाग्य है भगवान के मंदिर के निर्माण में मेरे हाथ से तोड़ा हुआ पत्थर लगेगा। अब मेरा आशय आप समझ गए होंगे
काम अगर हम कर रहे हैं तो दृष्टिकोण हमारा क्या रहे। एक रोते गाते जैसे तैसे सवेरे 10 से लेकर 5 बजे तक दफ्तर में बैठना है, फाइल पलटना है, तो रोते गाते करने का भाव हो सकता है, कब छुट्टी मिले और भागे यहाँ से। दूसरा ड्यूटी अब पूरी कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि अभी प्रदेश के निर्माण के लिए, देश बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है और मेरी पूरी क्षमता उस काम में लगा के मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काम को कर रहा हूं। अब तीसरा अगर दृष्टिकोण रखेंगे तो हमेशा आनंद और प्रसन्नता से भरे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी तो अपवाद है जितने घंटे काम करते हैं। वो जो अपन ने आईटीवी बनाई थी, मतलब पहले जो वीडियो बनाई थी सामने देख के बात कर रहे हैं, 1 मिनट 46 कुछ की थी, वो ज्यादा सही है नाटक नोट करनी थी, वो ज्यादा है ना, वो जो बदली की वो भी यही कह रहा था आपसे, मैं भी 18 घंटे काम करता हूँ, लेकिन उसके पीछे सोच वही रहता है कि मैं अगर एक घंटे बर्बाद करूंगा, वो बिल्कुल भी आईटीवी लाती होती है ना, तो हमारे फॉलोअर 3 उसमें आ जाते हैं। मेरे पास तो 1,000 फिर हमको चैन से नहीं बैठते। सबके व्यूज अलग अलग होते हैं ना। और एक बात और आपसे कहता हूँ कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा होती है तो फिर शरीर से भी वैसे ही रसायन निकलते हैं जो उस काम को करने की क्षमता आप में पैदा कर देते हैं। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है, और मैं अपने आप को भी मानता हूँ। फिर थकान नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, धुन सवार होती तो शरीर अपने आप मन के अनुरूप बन जाता है। और ये तड़प चाहिए। मेरे एक दिन भी अगर मैंने बर्बाद किया तो नुकसान प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का होगा, मेरे देश का होगा। लेकिन इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप थोड़ा बहुत आराम करो, थोड़ा टाइम परिवार को दो। हमको संतुलन बनाना चाहिए। सरकार का काम भी करेंगे, डट के करेंगे, लेकिन बाकी चीजों पर भी ध्यान देंगे। अब उसमें अलग अलग मत सबके हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ध्यान, योगा, प्राणायाम आपकी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। मैं खुद महसूस करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए अगर मन की बात मैंने कह दी, लेकिन शरीर में अगर दम नहीं है तो फिर मन भी अकेला कुछ नहीं करता। शरीर माध्यम खर्व धर्म साधन। इसलिए मुझे एक बात लगती है कि मन में तो उत्साह है, लेकिन शरीर भी स्वस्थ रहे, ये भी हमारी ड्यूटी है। आगे बढ़ते हुए एमएसएमई विभाग खादी को, और इसलिए अधिकांश मित्र करते हैं, योगी सरकार अपने इस कार्यालय, लेकिन हमारा शरीर फिट रहे, स्वस्थ रहे, अबे मामा चुप हो जाए यार, तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। पहला सुख निरोगी काया। रेडी है? पढ़ते तो बन नहीं रहा मुझसे। और मानसिक शांति भी रहे, इसके लिए जरूरी है भाई चिल रहते रहते ये हुआ कि है। परिवार को भी ढंग से क्वालिटी टाइम थोड़ा दो। वो उनका अधिकार। साल में इस कार्य को ऐसे मतलब कैसे हम संतुलन बना पाए ठीक से, कि क्या योजना है, उसका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। टीवी के विशेष संवाददाता अमरेश स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्द मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सचिव नवनीत सहगल बच्चों से मैं शेयर करते ही हूँ। बातचीत आज के इस कलयुग जो काम करने की नई ऊर्जा देते हैं। पैसों के लिए इंसान अपनों के साथ भी और मेरे दिल दिमाग में तो ऐसे बैठे कि निकलते नहीं। दौर में ईमानदार लोग भी हैं, जिनकी वजह से इंसानियत मुझे वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले
से नहीं हूं। जहां बड़ौदा गांव से एक व्यक्ति ने गलती से ईश्वर के अंशो, अमृत के पुत्रो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। के साथ सोने की दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। जब इस बात का पता मैं सच कहता हूं कि इस दुनिया को अगर बदला है तो हम जैसे हाड़ मास के पुतलों ने ही बदला है, पेश करते हुए नगद राशि और सोने के जेवर और हम में से हर एक में कोई कमी नहीं। और मेरा विश्वास तो ये कहता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। वो कितना चाहता है उसके लिए कितनी मेहनत करता है। खरीदने वाले व्यक्ति मैं ब्रह्मांड के कमांड का नहीं कहूंगा, गलती से बढ़ना है। लेकिन जो काम अपनी तरफ उसको कैसे बेहतर करके मान किया भंगार बेचने वाले मैं लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं, का आभार जताया। बुद्धि अपने देश को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को मैं पूरा कर सकता हूं। केंद्र में उस समय अफरा तो ये अपेक्षा हमसे ही है, तफरी वार्ड में अचानक आग लग गई। और इसी में जीवन की सार्थकता भी, आनंद भी इसी में। की कोशिश की लेकिन काबू नहीं पा सके। आप युधिष्ठिर के यक्ष प्रश्न आपने अगर कभी ध्यान से सुने हो जहां कड़ी तो मसले छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत प्रेरणा देती है। बता दें जिससे समय पूरी घटना में नहीं जाता, लेकिन जो एक प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था, उस समय आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा हादसा हो सकता था। कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बताया जा रहा है एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों तो युधिष्ठिर ने कहा था, का निरीक्षण किया। मनुष्य पैदा होता है, जनपद में एक मां ने बच्चा रहता है, बचपन खेलता कूदता है, बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, घोटकर हत्या कर और बड़ा होता है, शादी हो जाती है। लगा दी। महिला शादी के बाद उसका और परिवार बढ़ जाता है, फिर वो बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। ससुराल पक्ष कर हत्या करने का जो आज इस दुनिया में है वो ये जानता है ये सच प्रयास कर रही है। हालांकि घटना के पीछे की कि वजह मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा। पुलिस उसे ये दुनिया धर्मशाला है, परमानेंट घर नहीं है। दरअसल सरकारी कोतवाली क्षेत्र के कुछ दिनों के लिए यहाँ आए। सागर में बच्चे की गला घोटकर हत्या की। युधिष्ठिर ने कहा लेकिन व्यवहार हम ऐसा करते हैं जैसे इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं। अगर ये चीज हमें ध्यान रहे, हैंग मारने याद है मेरा सिस्टम लूज हो चुका है। अब जो 50 साल के हो गए, कितनी उम्र बची उनकी। अब उल्टा सोचे, जन्मदिन बनाते हैं बड़े धूमधाम से, वो एक साल कम होता जाता है जिंदगी का। 80 जिएंगे, 90 जिएंगे, 100 जी लेंगे, उसके बाद तो नहीं रहेंगे ना। ऐसा करके जाओ ना कि जाने के बाद भी हमेशा बने रहो। आपका योगदान हमेशा याद किया जाए। आज नरोना अकादमी में हम बैठे, नरोना साहब को हम याद करते हैं कि एक नहीं अनेकों अधिकारी में बता सकता हूं, मध्य प्रदेश के। बुद्ध साहब को बैतूल में पूछते थे लोग, एक कलेक्टर पूरे जिले को बदल कर रख देता है, एक अकेला एसपी पूरी कानून और व्यवस्था जिले की राइट कर देता है। अभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा, हमने थोड़ा प्रयास किया, 21,000 एकड़ जमीन मुक्त करा ली, 12,000 करोड़ की। हम नहीं तय किया ना, थोड़े से दिनों में करके रख दिया। वो उपलब्धियां अगर गिनाऊं तो घंटों हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं, सोच लो ना, कुछ करके जाना है बस। 60 साल की, 60 साल है, 62 हो गई, 60 साल की सर्विस है ना, रिटायरमेंट में 60 साल की उम्र होता है। तब तक इतना करो कि सचमुच में आनंद उसी का है, उसी में आनंद है। हमारी क्षमता वो ये सोच कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। पर एक हम अपने आप को और कैसे क्षमतावान बना सके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से, वो कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की प्रगति के, विकास के, लोक कल्याण के जो टारगेट्स आपके पास उनको अचीव करने के नित्य नए रिकॉर्ड हम लोग बनाए, और अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से अपने मध्य प्रदेश को ऐसा बना दे
कि लोग कहें प्रदेश हो तो ऐसा और अपने देश को बनाने में अपना बेहतर योगदान करें। कई चीजें देखो अद्भुत होती है सेवा की। हमें एक दिन बंसल अस्पताल गया, एक पेशेंट को देखने गया था। नीचे एक माता और पिता, व्हील चेयर पर उनका बच्चा था। मैं पहुंचे तो दोनों रोने लगे और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा बात क्या? तो उनका ये हमारा बच्चा है, 3 थे, 2 मर गए लीवर की बीमारी के कारण। ये बच्चा, इसको भी लीवर खराब है और ये अगर अब नहीं बच पाया तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट होना और हमारे पास पैसा नहीं कि लीवर ट्रांसप्लांट हम करवा पाए। अब मैंने सारी युक्ति बुद्धि बाकी सब लगा के एसीएस से भी मैंने बातचीत की, बंसल अस्पताल से बात की। उस बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया और वो बच्चा स्वस्थ है। और जब उसकी मां का फोन आया रोते हुए और उसने जो दुआएं दी, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिंदगी जैसे सार्थक हो गई हो, अपना बनना सार्थक हो गया। लगता है कि जीवन में एक दिन और, मंगलवार का दिन था, अपनी कैबिनेट होती है, मैं जल्दी मंगलवार के दिन जाता हूं, लेकिन एक आदमी जिद कर रहा था मिल नहीं है और वो रोने लगा कि मैं तो मिल के जाऊंगा। मैंने कहा जल्दी बुलाओ उसको। आया, मैंने पूछा भैया बताओ क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं आपको माला पहनाना चाहता हूं। तो मैंने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की कि ये कोई काम है माला पहनाना? तो उसने कहा आपने नहीं पहचाना? मैं कहा नहीं अभी तो नहीं पहचाना। बोले आप आए थे सिंगरौली में, लाइन में खड़ा था, मेरा हाथ नहीं था, कलेक्टर को बता के आए थे। अब उसके बाद मेरा हाथ लग गया तो मेरे दिल की एक इच्छा थी कि मैं इन हाथों से आपको माला पहनाऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, हमारे किसी काम से अगर हम लोगों की जिंदगी बदल दें, देखिए एक विकास का काम है, इंफ्रा से लेकर दुनिया भर के आप सब जानते हैं, वो भी देश के लिए होता है। एक लोगों की जिंदगी बदलने का काम है और ये सौभाग्य हमको मिला, हर एक थोड़ी कर सकता है। हमारा डिलीवरी सिस्टम ऐसा हो जाए कि हर एक पात्र व्यक्ति तक हम सेवा का लाभ पहुंचा पाए। कई बार गुस्सा आती है अगर राशन किसी के पास नहीं पहुंचा तो फिर मतलब क्या हमारे रहने का? पीएम आवास का एक किस्त समय पे नहीं मिली तो मतलब क्या है? जब ये चीजें आती तो बेचैनी होती है और हम कहते हैं और बेहतर करें हम लोग। तो ये लोगों के लिए अपनी जिंदगी काम में आ जाए, देश के लिए मरना थोड़ी, देश के लिए जीना है। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। छोटी छोटी चीजें प्रेरणा दे देती। सिविल सर्विस डे पे अगर हम कोई है ऐसा और संकल्प करें कि जो भी काम हमारी तरफ है हम उसको और बेहतर करके, और उसके लिए हमें सुधार लाना होगा तो लाएंगे। अब मैं तो मुख्यमंत्री बनने के पहले कभी मंत्री रहा ही नहीं, लेकिन एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो कैसे करूं। अपने आप रास्ता मिलता जाता, सोचते हैं रास्ता मिल जाता है। तो बेहतर से बेहतर कैसे अपनी जिंदगी का उपयोग हो, क्योंकि आप वो हो तो देश बदल सकते हो, प्रदेश बदल सकते हो, लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। हर एक के पास यह हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए मित्रों, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो हमारे मुख्य सचिव कह रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निकाल के, बिना सिविल सर्विसेज के आप कल्पना ही नहीं कर सकते लोकतंत्र की, देश की बिखर जाएगा। अब महत्वपूर्ण है हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को दक्ष बना के कैसे अपनी सेवा के माध्यम से लोगों की और देश की सेवा कर सकते हैं, उस दिशा में सोचेंगे तो देश तो बना ही पाएंगे, अपना जीवन भी सचमुच में सफल, सार्थक
और धन्य होगा। अच्छे काम के लिए मैं एक बार फिर से आप सबको बधाइयां देता हूं, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। उसके जहां सुधार की गुंजाइश, हम अपने आप में भी सुधार करें, अपने काम में जहां गुंजाइश है सुधार करें। कैपेसिटी बिल्डिंग की भी हम लोग कोशिश करते रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका हर शब्द प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए प्रेरणा और आपका हर अक्षर असीम ऊर्जा का स्रोत है। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को, कि वे कृपया आएं और सिविल सेवा दिवस के मुख्य समारोह के उद्घाटन सत्र की पूर्णाहुति पर संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय विनोद कुमार सर। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के यशस्वी जनता के हितों के हितैषी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम साहब, हमारे प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया, एक दक्ष ब्यूरोक्रेट आदरणीय श्री इकबाल सिंह बैंस जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारी साथी, वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे सभी सिविल सेवा के सदस्यगण, अधिकारी बंधु, कर्मचारी बंधु, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही ज्यादा सारगर्भित उद्बोधन सबसे पहले मुख्य सचिव महोदय के द्वारा, और उसके बाद हम लोगों में एक नई जोश, ऊर्जा भरने वाले, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और हम लोगों से उन्होंने अपेक्षाएं भी की हैं उन्होंने मार्गदर्शन के दौरान, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी आपके विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश की जनता और फिर आगे देश के तरक्की के लिए जो आपने हम लोगों को लक्ष्य दिए हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपके अपने विचार हैं, उनसे सभी को लाभान्वित करने के लिए, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हम लोग अपने 100% से भी ज्यादा योगदान दें। और आज इस कार्यक्रम में जो हमारे दूसरे पत्रकार बंधु, जो हमारे सभी इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए इसमें योगदान दिया है, उन सभी का भी मैं आभारी हूं। और अंत में मैं विशेष रूप से भारत सरकार कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से आए डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम का भी आभारी हूं। और अभी सेकंड सेशन में हम उनके विचार सुनेंगे, जिससे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनसे हम लोग भी उत्सुकता से उनको सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है और जो हम लोग से अपेक्षाएं की हैं, हम फिर से एक बार अंत में विश्वास दिलाते हैं कि हम उन अपेक्षाओं पर, आपके कसौटी पर हम लोग खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया का अपना उनका बैकिंग भी है, उनका मार्गदर्शन भी है, उनकी प्लानिंग भी है, उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी है। और इसलिए हम इन सभी के साथ आपके सपनों को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसके साथ ही सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन सत्र अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी सभागार के बाहर पंडाल में चाय के लिए सादर आमंत्रित हैं। चाय के पश्चात आज का विशेष सत्र प्रारंभ होगा। इस सत्र में हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम जी, माननीय सदस्य कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार, फ्यूचर ऑफ पब्लिक सर्विसेज विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। कृपया निर्धारित समय पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।